नमस्ते। आइए आज आपको एक किस्सा गोई सुनवाती हूँ रिश्तों पर, क्योंकि रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं, बिल्कुल कच्चे धागे की तरह। एक बार उलझ जाए तो फिर उनको सुलझाना बहुत मुश्किल है। उसी तरह जैसे रिश्ते होते हैं पति पत्नी के बीच, माँ बाप और बच्चों के बीच, टीचर स्टूडेंट के बीच, भाई बहनों के बीच। अब सुधा को ही देख लीजिए। पति ने उसे 3 बेटियां होने के बाद घर से निकाल दिया। कहाँ जाती बेचारी? आ गई अपने माँ बाप के पास रहने। अब माँ बाप ने उसे निकाला तो नहीं, लेकिन माँ बाप के संग उसका रिश्ता किस तरह से पनपा, सुलझा या उलझा, आइए सुनते हैं इस किस्सा गोई में, जिसे लिखा है संगीता वाजपेयी ने। सुधा, सुधा, अपनी माँ को दूध पिला दो। वो 2 घंटे यदि सो लेगी तो फिर रात को जागकर मुझे तंग नहीं करेगी। जब से खाट पकड़ी है रात को जागती है और पूरे दिन खर्राटे मारकर सोती है। कल रात तो उसने बिस्तर ही गीला कर दिया। अब मैं तुझे कहाँ जगाता भला, इसलिए वैसे ही गीले में पड़ा रहा। देखो सुधा, आज जब फैक्ट्री से लौटना ना तो आयुर्वेदिक सिरप लेते आना, वरना यदि सर्दी बढ़ गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। और सुधा, अरे नाना जी, आप किससे बातें कर रहे हैं? तुम्हारी माँ से। मगर माँ तो घर पर है ही नहीं। नहीं है? कहाँ गई वो? शायद बाजार गई होगी। नहीं नाना जी, अभी तक फैक्ट्री से लौटी ही नहीं। क्या? फैक्ट्री से अभी तक नहीं आई? 11 बज गए। तुम बच्चियों को कितनी बार समझाया है कि अपनी माँ को तंग न किया करो। पहले से ही बेचारी परेशान है और ऊपर से तुम लोगों की डिमांड्स तो खत्म नहीं होती। देखती नहीं, हम सबका बोझ वो अकेले ही उठाती है। कहीं चली गई तो? नाना जी चहलकदमी करने लगे और फिर उनका पैर बबली की ड्राइंग पर पड़ गया, जिसमें वो रंग भर रही थी, और पूरा रंग ड्राइंग कॉपी पर फैल गया। उफ, ये क्या कर दिया नाना जी आपने? ये मेरे स्कूल का प्रोजेक्ट था। यदि कल तक सबमिट नहीं किया तो स्कूल वाले मुझे स्कूल से निकाल देंगे। पहले ही फीस न भरने की 2 वार्निंग दे चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्च, साथ ही सुधा की माँ की बीमारी, रोज रोज कोई न कोई टेस्ट करवाने अस्पताल तो जाना ही पड़ता है, और दवाइयों के दाम बेहिसाब बढ़ रहे हैं। उस पर आज सुधा धमकी देकर गई है, कहीं सचमुच वो घर छोड़कर चली गई तो तब इन बच्चियों की देखभाल कौन करेगा? कौन सुधा की माँ का इलाज करवाएगा? कौन सारे खर्चे वहन करेगा? मैं अकेला ये सब कैसे कर पाऊंगा? कोई न कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। उधर नाना नानी पार्क में बैठे बैठे सुधा को न जाने कितने घंटे बीत चुके। सुबह सुबह ही पिताजी ने माँ के नए टेस्ट की एक बड़ी लिस्ट थमा दी थी। बस मकान मालिक से एविक्शन नोटिस ही आना बाकी था। उसी समय माँ बिस्तर खराब करके चिल्ला रही थी। उल्टे पांव लौटना पड़ा था। फैक्ट्री जाने में देर हो रही थी। वो कब तक सैलरी कटने से बच सकेगी? आखिर आज का समाज तो पैसों के रिश्ते को ही जानता था। एक न एक दिन उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और हुआ वही जिसकी उसे आशंका थी। फैक्ट्री पहुंचने पर सुधा को पता लगा कि लगातार घाटा होने पर फैक्ट्री में छटनी कर दी गई है, जिसमें उसका भी नाम था। कहते हैं गरीबी में आटा गीला। वो स्तब्ध रह गई, न रो सकती थी न कुछ विरोध कर सकती थी। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि कैसे वो अपने 6 लोगों के परिवार को चलाए। उसकी तीसरी बेटी हुई थी ना, और उसके पति ने उससे मुंह मोड़ लिया था। हमारे समाज में कन्या का जन्म होने से घर में लक्ष्मी आती है, यही मान्यता है। पर आज के समाज में रिश्तों की परिभाषा कुछ बदल सी गई है। वो तीनों बच्चियों को लेकर अपने मायके आ गई, पर यहाँ के हालात और भी नाजुक थे।
इन्हीं विचारों में डूबी वो फैक्ट्री के सामने वाले पार्क की बेंच पर बैठ गई। वो सांझ ढलने के बाद भी बैठी रही, नभ पर एक कतार में घर की ओर लौटते पंछियों को देखते हुए भी एक अनभिज्ञ अज्ञात आकाश में खोई सी। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। अपनी बच्चियों का ये हश्र नहीं देखना चाहती थी। इसी उधेड़ बुन में उसे वक्त का जरा भी अंदाजा नहीं रहा। अचानक उसका मस्तिष्क कुछ अलैदा सोचने लगा, कुछ नकारात्मक। अपने आप को मार दूंगी, बच्चियों के साथ आत्महत्या कर लूंगी। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूं? पर बच्चियों ने तो अभी तक दुनिया भी नहीं देखी है। माँ तो आज नहीं कल ऊपर चली जाएगी। पिता भी स्मृति भ्रम के शिकार, उन्हें कहीं दूर ले जाकर छोड़ देगी। देखा जाएगा, एक पाप सही, पर करे क्या? बच्चों के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, भले ही माँ बाप को हुआ। अरे, ये सोचते सोचते मैं ये क्या सोच गई? क्या माँ बाप के साथ रिश्ते इतने बदल गए? क्या मैं स्वार्थी हो गई? नहीं नहीं, मैं स्वार्थी नहीं। उसे याद आया कि उसकी विदाई पर कैसे उसके माँ बाप ने अपनी सारी पूंजी न्योछावर कर दी थी अपनी बेटी पर। मन में कुछ निश्चय कर बेंच से उठकर तेज रफ्तार से घर की ओर चलने लगी। घर में नाना जी की चहलकदमी बढ़ रही। मन मस्तिष्क में बवंडर मचा था, कहीं सुधा ने कुछ कर तो नहीं लिया। स्वार्थी, ये शब्द उनके कानों को कचोट रहे थे। वो भी कितने स्वार्थी हैं। सुधा को सहारा देने के बजाय उस पर बोझ बन गए। एक तो बेचारी खुद के दुख से दुखी, पति मिला तो स्वार्थी, ससुराल में भी उसे सुख नहीं मिला। माँ बाप के घर आई तो सबका बोझ उठाना पड़ा। क्या रिश्ते इतने खोखले हो गए कि एक दूसरे की परेशानी में मदद भी न की जाए? हम यदि उसकी मदद नहीं कर सकते तो उसका बोझ तो हल्का कर सकते हैं। हाँ, बोझ हल्का कर सकते हैं। मैं आत्महत्या कर लूंगा। आखिर अपनी औलाद के लिए तो सोचना ही होगा। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही सोचते हैं। और अचानक उनके मन में ख्याल आया, यदि सुधा की माँ की ये नींद और भी गहरी हो जाए, कभी खुले ही नहीं, तो और अच्छा होगा। उनके मन में कौंधा, सारा झंझट तो इसी की वजह से है। मैं कुछ तो उपयोगी हूँ। आज के समाज में रिश्तों की परिभाषा भी यही हो गई है। जो जिसके लिए जितना उपयोगी, वही उसके लिए उतना सगा। और उन्होंने अपनी पत्नी को उस नजर से देखा जैसे वो आखिरी बार देख रहे हो। वे उसे मीठी नींद सुलाने के लिए इधर उधर देखने लगे और हाथ में एक तकिया उठा लिया। तभी दरवाजा खुला और सुधा अंदर दाखिल हुई। वो जल्दी से तकिया को छुपाने लगे और घबरा कर बोले, अरे सुधा, तुम आ गई? मैं तो तेरी माँ जाग रही है या सो रही है ये चेक कर रहा था। जरा तो देख लेना कि उसे कुछ जरूरत तो नहीं है। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना परोस देना। सुधा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। मैं जो हूँ आप लोगों की हर जरूरतें पूरी करने वाली। आपने ये तक पूछना जरूरी नहीं समझा कि बेटी तू पूरी रात भर कहाँ थी, बस हुक्म करना शुरू कर दिया। वो तो इन रिश्ते नातों की कैदी है, बंदिनी है। मैंने अब तक बहुत कुछ सहा है, अब मैं केवल आजादी चाहती हूँ। पहले पति की जरूरतों के लिए जीती थी, फिर पिता की, अब मैं आजादी चाहती हूँ। उसने पिताजी से कहा, आइए पिताजी, अब खुली हवा में थोड़ा सा टहल कर आते हैं। सुधा ने अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें उसी बेंच पर बिठा दिया जहां उसने पूरा दिन बिताया था, कुंठा में, पीड़ा में, लाचारी में, बेबसी में और क्रोध में। उनकी नजरों से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हुई उसमें, इसलिए अपना गरम शॉल उन्हें उड़ाते हुए बोली, आप यहीं बैठो, मैं अभी आई। और फिर घर पहुंचते ही वो निर्जीव, निशब्द, निढाल बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने एक और फैसला लिया, घर छोड़ने का। माँ को लिए बिना वो झटपट अपने और अपने बच्चियों के कपड़े समेटने लगी। तब तक भोर हो चुकी थी। पंछी चहक चहक कर एक नई सुबह का ऐलान कर रहे थे। एक ऐसी सुबह जहां परिस्थितियों के दबाव में आकर अपने खून के रिश्तों को अलविदा न कहना पड़े। वो निकलने ही वाली थी कि पड़ोस के लड़के ने आकर उसे बताया कि उसका फोन आया है। वो भय से कांप उठी, कहीं किसी ने उसके पिता को अब तक ढूंढ तो नहीं लिया। वो फौरन भागी। मैडम सुधा, मैं आपकी फैक्ट्री का मैनेजर बोल रहा हूँ। हमें बड़ा खेद है कि हमने आपको बिना नोटिस दिए निकल जाने को कहा। हमारी परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी, मगर खुशी की बात है कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप फैक्ट्री तुरंत आ जाइए।
पता चला कि सभी छटनी किए गए को पुनः बहाल कर दिया गया है। फैक्ट्री में अब मस्ती का आलम छा गया था। आज जब दुनिया के लोगों के मन में मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति जाग रही है, एक दूसरे को समझ रहे हैं और आज के बदले सामाजिक रिश्तों में हम सब मिलजुल कर काम करेंगे, तो मैंने ये क्या कर दिया? सबसे मजबूत और पवित्र बंधन को अकेला छोड़ाई। वो पार्क में भागी भागी गई जहाँ पिता को बेंच पर बिठा कर आई थी, पर पिताजी वहाँ नहीं थे। पिताजी, पिताजी! पिता बेंच के नीचे सिकुड़े पड़े थे, ठंड में कांप रहे थे। उन पर उड़ाए शॉल पर कुछ पैसे भी पड़े थे। शायद इंसानी रिश्तों की गंध ने लोगों के हृदय को पिघला दिया हो। वो रो पड़ी। पिताजी बुदबुदाए, अरे सुधा, जल्दी चल घर, माँ की चादर बदलनी है, बच्चियों को दूध पिलाना है और तुझे ऑफिस भी तो जाना है। हाय, मैंने ये क्या कर दिया पिताजी के साथ। अब तक माँ भी उठ चुकी थी। बच्चियों ने नानी की सफाई कर दी थी। नानी का चेहरा दमक रहा था, शायद कह रही हो, देखा सुधा, बेटी ने न सही, नातिनों ने जो कच्चे धागे का रिश्ता निभाया है वो बड़ा मजबूत और अटूट है।